वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल। तो हम अपनी रिकमेंडेड बुक फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स को स्टडी कर रहे हैं। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, इसके अलावा मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज हमने पिछले दो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, चैप्टर नंबर 19 एंड 20, जो कि हमारा जो सेक्शन नंबर 3 है थर्मोडायनामिक्स, उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके पार्ट्स हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 21, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है। देखें, चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें कोई थ्योरी अप्रोच कोई लगाने लगे हैं फॉर गैसेस के बारे में। ठीक है। इसके इंट्रोडक्शन में देखें, बताया गया है कि हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करेंगे डिफरेंट कंडीशंस को, डिफरेंट वेरिएबल्स को, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को, लार्ज स्केल से रिलेटेड। ठीक है। उसके बाद हम इसके अलावा एक बात की हुई है कि हम सबसे पहले गैसेस को डिस्क्राइब करेंगे और प्राइमरीली उनकी जो बिहेवियर को स्टडी करेंगे, उनके लिए इक्वेशंस बनाएंगे, क्योंकि गैस के जो को स्टडी करना मैथमेटिकल तौर पे ज़्यादा इजी है, बिकॉज उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, जिन्हें निगलेक्ट किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद बनिस्बत किसके, सॉलिड्स एंड लिक्विड के। अच्छा, जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ आइडियल गैस। अब सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि असल में स्ट्रक्चर मॉडल होता क्या है। हम इसमें गैस का बेसिकली स्ट्रक्चर मॉडल बनाना चाहते हैं। स्ट्रक्चर मॉडल बेसिकली एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, कंस्ट्रक्टेड डिजाइन होता है, जो हमने किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए बनाया जाता है, जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा, हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, सिस्टम बहुत ज्यादा छोटा भी हो सकता है। हम इसलिए मॉडल बनाते हैं ताकि हम उसके बिहेवियर को, प्रॉपर्टीज को समझ सकें, उसकी कैलकुलेशन वगैरह ड्रॉ कर सकें। अब इसकी एग्जाम्पल में हम सोलर सिस्टम की एग्जाम्पल लेते हैं। हम कहते हैं सोलर सिस्टम इतना बड़ा है कि हम उसे इनसाइड से ही डिस्कस कर सकते हैं, अपने अर्थ के रह मौजूद अर्थ में रह के, या फिर हम मून पे जाके कभी स्टडी कर सकते हैं, या इस तरह, या मार्स पे अगर पॉसिबल हुआ जाना, तो इस लिहाज से है। मतलब हम सोलर सिस्टम के बाहर जाके कहीं दूर से नहीं देख सकते कि सन और प्लैनेट आपस में कैसे एक दूसरे के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या उनकी कंडीशन है। तो ऐसे सिस्टम को बहुत लार्ज सिस्टम कहा जा सकता है। इसके लिए हमें मॉडल बनाना पड़ेगा। अब देखिए, हमने दो टाइप के मॉडल्स बनाए। एक जियोसेंट्रिक मॉडल था, जिसमें हमने ये सोचा कि शायद जो हमारा ये सोलर सिस्टम है, इसका सेंटर अर्थ है, यानी सूरज और ये चांद वगैरह क्या कर रहे हैं, जो जमीन के गिर्द घूम रहे हैं। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये था। ठीक है। बाद में हम लोगों को डिस्कशन हुई, या डिफरेंट उसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स हुए, या ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें पता चला नहीं, डिफरेंट प्लैनेट्स की जो मोशन है, फॉर एग्जांपल मार्स की जो मूवमेंट है, जो हम देख रहे हैं, ठीक है, हम माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह से जो कुछ स्टडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला नहीं, ये हमारे गिर्द यानी अर्थ के गिर्द रिवॉल्व नहीं कर रहे, जरूर इस अर्थ का सेंटर, ये हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर कोई और है। बाद में एक जो मॉडल बनाया गया वो है हीलियोसेंट्रिक मॉडल। उसमें क्या बताया गया कि जो सोलर सिस्टम है उसका सेंटर है सन। सन मैथ के लिहाज से और डिफरेंट सितारों की जो हम ऑब्जर्व कर सके मोशन के हवाले से, तमाम की तमाम जो प्लैनेट्स हैं वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, और सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। और हर सितारे का कोई ना कोई एक या इससे ज्यादा, एक से ज्यादा मून हो सकते हैं, किन्हीं किन्हीं के नहीं भी हैं, तो वो प्लेनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। ये बाद में हमने कॉन्सेप्ट बनाया। अगर हम फिर इसके अलावा कोई स्मॉल कॉन्सेप्ट में देखना चाहें कि ऐसी चीजें जो बहुत ही स्मॉल वैल्यू में है, तो हम कंसिडर करते हैं कि हाइड्रोजन एटम का मौलिक वो स्ट्रक्चर हमने सोचा, उसको डायरेक्ट हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते थे, क्योंकि एटम बहुत ज्यादा उसका स्मॉल है। उसमें तो एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली ड्यूट्रियम की बात मैं कर रही हूँ, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है, आइसोटोप। अच्छा, उसमें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हमने मॉडल्स डिस्कवर किए कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। फिर एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट्स को मैच किया गया, वो कि उन्होंने किस चीज को अप्रूव किया, किस चीज को डिसअप्रूव किया, नहीं ये चीजें नहीं हो सकती हैं, और इस तरह की एजम्पशंस क्लियर हो सकती हैं। उसको हम लोग मॉडल बिल्डिंग कह रहे हैं। उसके बना पे हमने थ्योरीज दी। तो जो हाइड्रोजन एटम के लिए मॉडल बनाए गए, उनमें एक था बोहर मॉडल, और उसके बाद है दूसरा क्वांटम मॉडल। ये वो मॉडल हैं जो कि डिस्क्राइब किए गए और इसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर किए। ठीक है। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर मॉडल है आइडियल गैस के लिए, उसको हम लोगों ने एक स्पेसिफिक नेम दे दिया। हम कहते हैं वो काइनेटिक थ्योरी, उस मॉडल का नेम रख दिया। वो थ्योरी है काइनेटिक थ्योरी, गैस के मॉलिक्यूल्स की
मूवमेंट या उसकी प्रेजेंस के लिहाज से किसी भी एक फिक्स स्टेट में। उसके लिए सबसे पहले आप ये देखें कि हम लोगों ने मॉडल को कंसीडर करते हुए एक क्यूब को कंसीडर कर लिया कि ये एक कंटेनर है क्यूब शेप का। क्यूब का मतलब है इसकी लेंथ विड्थ हाइट सारों की डायमेंशन सेम होगी। हम उसको कह रहे हैं कि उसकी साइड की जो लेंथ है ना हर साइड की वो डी है। ठीक है। उसके अंदर जो है गैस के बहुत मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। जो हम आइडियल गैस मॉडल पढ़े हम कह रहे हैं इसके अंदर जो मौजूद है ना वो है आइडियल गैस। अब उसकी डिस्कशन हम लोग आगे करते हैं। हम कहते हैं कि जो हमने आइडियल गैस ली जिसमें जो कि कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद है उसकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है। ठीक है। उसकी दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और दूसरी बिहेवियर है उसके कंपोनेंट का। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि जो गैस के जो नंबर हैं of identical molecules वो जो तमाम consist of a number of identical molecules within a cubic container of side length। अब कहते हैं कि वो जो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो सारे के सारे आइडेंटिकल हैं सारे के सारे एक जैसे हैं जो कि किसमें एक क्यूबिक कंटेनर में मौजूद हैं जिसकी साइड लेंथ कितनी है डी जो मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरी चीज क्या बताई कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस में है गैस के बहुत ज्यादा लार्ज हैं। एक आइडियल गैस है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो उस गैस के उस कंटेनर के अंदर मौजूद है उसकी बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। और उनके दरमियान का एवरेज सेपरेशन हमने कंसीडर किया वो भी बहुत ही ज्यादा है उनकी डायमेंशन से। यानी मॉलिक्यूल बिल्कुल ये हमने एग्जाम्पशन कहाँ से लगाई है कि पॉइंट लाइक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। उनका जो एवरेज सेपरेशन है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में जो सेपरेशन हैं वो क्या है इतने ज्यादा हैं उनकी डायमेंशन से कई गुना ज्यादा हैं। ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल बहुत ही निग्लिजिबल वॉल्यूम कंटेनर में वो करेंगे ऑक्युपाई करेंगे। और फिर ये किस चीज से अजम्पशन से है कि जो हम आइडियल गैस मॉडल में हमेशा कंसीडर करते हैं कि मॉलिक्यूल्स उनके पॉइंट लाइक हैं पॉइंट लाइक मॉलिक्यूल्स ऐसे जो बिल्कुल जिनकी डायमेंशन जीरो होती है। ठीक है। उनकी ना लेंथ होती है ना विड्थ होती है ना हाइट होती है बिल्कुल जीरो डायमेंशन पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट के तौर पे जैसे ये डॉट लगा हुआ है इसकी आप क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या लेंथ है। माइक्रोस्कोपिक में तो आप इसकी फिलहाल डिस्कस कर लेंगे लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स इतने स्मॉल हैं कि उनकी डायमेंशन ऑलमोस्ट अप्रोच टू जीरो है हमारी ये एजम्पशन है। ठीक है। आइडियल गैस के लिए आइडियली कोई भी चीज दुनिया में मौजूद नहीं है। हम मॉडल बनाते हैं आइडियल के लिए फिर उसमें फिर देखते हैं कि डेली लाइफ में कितना उस पर फॉलो हो रहा है। जो चीजें फॉलो हो रही हैं उसको हम ओके कर लेते हैं कि ठीक है इन चीजों का इफेक्ट नहीं है यानी डायमेंशन का इफेक्ट नहीं है। अगर तो डायमेंशन का इफेक्ट होगा तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखेंगे कि जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे अपनी रियल गैसेस के लिए। ठीक है। ये आइडियल गैस के लिए बातें हो रही हैं सारी की सारी। वरना इनमें से बहुत सारी कंट्रोवर्सी है हमारी रियल गैसेस के लिए कि रियल गैसेस में ऐसा केस नहीं होगा। ठीक है। अभी आइडियल गैस के लिए हम मॉडल बना रहे हैं। अच्छा दूसरी चीज है कि अब बिहेवियर क्या है कंपोनेंट का। पहला बिहेवियर क्या है कि वो जो तमाम मॉलिक्यूल्स होंगे वो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करेंगे और उनकी जो मोशन न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को ओबे करेंगे। ठीक है। जो न्यूटन के तीन लॉज हैं बेसिकली हमारे पास फर्स्ट लॉ ट्रांसलेशनल मोशन वाला सेकंड लॉ हमारे पास है ये एफ इज इक्वल टू एम ए वाला तीसरा मोशन जो हमारे पास है एक्शन रिएक्शन वाला ये सारी चीजें इनको फॉलो करेंगे। और दूसरी चीज इसी पॉइंट में क्या बताई हुई है कि उनकी मोशन जो है वो आइसोट्रॉपिक होगी। ठीक है। आइसोट्रॉपिक जो वर्ड हुआ हुआ उसका बिल्कुल उसकी नेक्स्ट लाइन में ही बता दिया गया है कि क्या इसके मीनिंग है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी स्पीड के साथ मूव कर सकते हैं। उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उन्होंने एक ही डायरेक्शन में मूव करना है या उन्होंने किस स्पीड से मूव करना है कोई उनके ऊपर ऑब्जेक्शन या रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड हमारा पॉइंट क्या है कि मॉलिक्यूल जो इंटरेक्ट करेंगे शॉर्ट रेंज फोर्सेस के साथ यानी बिल्कुल तब उनके ऊपर फोर्स कोई एक्ट करेगी जो बिल्कुल कांटेक्ट में आ जाए यानी कोलिजन करेंगे। जब लॉन्ग रेंज फोर्सेस जैसे कि दोनों में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हो सकती हैं एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है दूर दूर से। तो इस तरह की फोर्सेस नहीं होंगी सिर्फ शॉर्ट रेंजेस फोर्सेस होंगी और ये वाली चीज भी हमारी आइडियल गैस मॉडल से वो करती है और उसको फॉलो करती है कंसिस्टेंट है उसके साथ। अब तीसरी चीज क्या है कि वो मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ इलास्टिक कोलियंस ही करेंगे वॉल्स के साथ यानी उनका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी हमारे टोटल सिस्टम की क्या रहेगी हमेशा कंजर्व रहेगी। सिर्फ इलास्टिक कोलियंस होंगी। ये तीन हमारी क्या है
एजम्पशंस हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारा ये फिजिकल कंपोनेंट स्ट्रक्चर बता दिया, उसके कंपोनेंट्स का बिहेवियर बता दिया। ये हमारे प्रॉपर्टीज हैं जो हमने आइडियल के लिए, आइडियल गैस के लिए मॉडल बना दिया हमारी काइनेटिक थ्योरी का। अब हम इसी मॉडल को, इन्हीं सारी चीजों को अपने माइंड में रखते हुए क्या करेंगे, इसकी डेरिवेशन करते हैं कि आखिर कि कौन कौन से फॉर्मूलाज इसके थ्रू ड्राइव हो सकते हैं। अब हमने जैसे देख लिया कि हम कंसिडर करते हैं, ये हमारे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल है, मैं इसका कोई भी कंसिडर किया है, ये थोड़ा सा बड़ा आपको इसलिए दिखाया गया है ताकि आपको विजिबल हो। हमने कहा है इसका मैस है एम नॉट, और इसकी जो स्पीड है वो वी एक्स आई है। ठीक है, वी एक्स आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, वी एक्स आई से मुराद है ith मॉलिक्यूल है। इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जिसमें से ये इसकी जो एक्स के डायरेक्शन में स्पीड है उसे ith मॉलिक्यूल कहा जा सकता है। वैसे इसकी स्पीड किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, उसके तीनों कंपोनेंट्स एक्स वाई जी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। हम सिर्फ आई वाले एक्स एक्सिस को भी कंसिडर करते हुए कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमने कहा ये जो मॉलिक्यूल यहाँ से मूव कर रहा है, ये मूव करते करते इस वॉल के साथ टकरा जाता है। टकराने के बाद इसकी क्या होती है, इलास्टिक कोलिजन होती है। कोलिजन के वक्त जो है हमारी वॉल क्या करती है, इसके ऊपर दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अट्रैक्ट एक्ट करती है। फोर्स जो वॉल लगा रही है हमारे मॉलिक्यूल पर, उसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा था, कोलिजन के बाद हम कंसिडर करते हैं कि वॉल हिल नहीं सकती और उसका मैस भी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूल। तो वॉल ने क्या किया, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, वॉल खुद मूव नहीं की। ठीक है, ये हमारी एजम्पशन है। अ, उसके बाद हम क्या कहते हैं कि हमारी वेलोसिटी जो है पहले पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में थी, कोलिजन के बाद नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चली गई। ठीक है, उसके बाद एक और चीज नोट करते हैं। अब चले पहले इतना सा ड्राइव कर लेते हैं हम, यही वाली वाली सारी बातें की हुई हैं कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अब टोटल चेंज इन मोमेंटम एक्स कंपोनेंट में डेल पी एक्स आई वो किसके इक्वल है, फाइनल मोमेंटम जो माइनस एक्स डायरेक्शन में है उसमें से माइनस कर दिया इनिशियल मोमेंटम जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, इसको सॉल्व आउट किया तो ये वैल्यू आ गई। अब हम वो फोर्स निकालना चाह रहे हैं जो कि हमारे वॉल ने, जो कि वॉल ने मॉलिक्यूल पे लगाई। ठीक है, एफ आई ऑन मॉलिक्यूल, वो किसके इक्वल है, हमारा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स है। इम्पल्स के जरिए से हम लोगों ने फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो भी पीछे फॉर्मूले में निकाला है वो यहाँ हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या बता रहे हैं कि जो एफ आई यूनिट वेक्टर है वन मॉलिक्यूल पे, ये एक्स कंपोनेंट है हमारी एवरेज फोर्स का, टोटल फोर्स का, जो कि वॉल ने लगाई है मॉलिक्यूल पे। डेल्टा टी हमारे पास कोलिजन का टाइम है, जितने टाइम में कोलिजन हुई। अगर हम कंसिडर करते हैं कि हम दो कोलिजन के दरमियान का कंजेक्टिव टाइम निकालते हैं, यानी एक वॉल से हमारे मॉलिक्यूल ने इस वॉल पे से कोलाइड किया, उसके बाद उसकी स्पीड वहां से उस डायरेक्शन में हो गई, वो उस वॉल से कोलाइड होने के बाद जब दोबारा इसके इसमें कोलिजन हुआ, यानी इस वॉल के साथ कंसेक्टिव टू कोलिजन्स की टाइम को हम डिस्कस करते हैं, उसके लिए एवरेज फोर्स, उसके लिए एवरेज टाइम निकालते हैं। कहते हैं इस कोलिजन के लिए हमने जो हमारा ये जो मॉलिक्यूल है उसमें एक अगर हम लोग कहें साइड लेंथ है डी, तो उसने डबल लेंथ कवर की है, 2D कवर की है। और तो इसलिए टाइम हमारे पास ये हो गया। टाइम बेसिकली हम लोगों ने फॉर्मूले से निकाला है, एस इज इक्वल टू वी टी वाले फॉर्मूले से निकाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास एस है, वी डिवाइड में आ गया, एक्स कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है उसको हमने लिखा है, ये टाइम हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वही वाली बात हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों के पास जो एवरेज फोर्स होगी या जो एवरेज इम्पल्स होगी इस टाइम डायरेक्शन ड्यूरेशन में, दोबारा उसको लिख लिया कि हमारे पास ये वाली वो फोर्स है जो हमने पहले अभी मोमेंटम के थ्रू निकाली हुई है। ठीक है, अगर हम लोग एवरेज फोर्स निकालना चाहें दो कोलिजन्स के दरमियान जो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसको टाइम को इस तरह इस वाली साइड पे ले आएंगे और डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर देंगे 2 DI ओवर इन डिवाइडेड बाई वी एक्स आई। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास एवरेज फोर्स की वो वैल्यू बन गई जो कि वॉल ने लगाई है हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, अगर अब हम वॉल की बजाय हम लोग निकालना चाहें कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वॉल ने जितनी फोर्स लगाई हमारे हमारे मॉलिक्यूल पे, उतनी ही मॉलिक्यूल ने वॉल पे लगाई। ठीक है, थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन यही बताता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसलिए हम कहते हैं जो आई फोर्स लगाई
वॉल पे लगी हमारे मॉलिक्यूल ने, वो -FI के इक्वल थी। इस वाली जो वैल्यू है ये इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो वैल्यू आई है ये असल में हमारी वो फोर्स है जो कि एक मॉलिक्यूल ने वॉल पे लगाई है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग टोटल फोर्स निकालना चाहें जो वॉल पे लगी है एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ की वजह से, जितने हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स के मौजूद हैं उन तमाम ने मिलकर इस एक वॉल पे जो फोर्स लगाई है वो निकालना चाहें, तो हम क्या करेंगे, सम ले लेंगे तमाम फोर्सेस का। ये सारी वैल्यू सेम की सेम है, बस हमने क्या कर दिया है, सम ले लिया। आई इज इक्वल टू 1 to n ith मॉलिक्यूल की ये हम लोगों ने बात की हुई थी। अगर हम लोग क्या करेंगे, I to 1 तमाम का समीशन ले लेंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी। अब हमने देखें मैथ, क्योंकि एम नॉट हमने कंसिडर किया है अपने एजम्पशन में कि तमाम जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, लेकिन इसलिए उनका मैथ सेम होगा। हमने एम नॉट को बाहर निकाल लिया। डी हमारे पास हमारे कंटेनर का की साइड लेंथ है, वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज नहीं हो रही, इसलिए हमने डी को भी समीशन से बाहर निकाल लिया। अब ये समीशन हमें क्या बता रही है कि हमारी टोटल वेलोसिटी कितनी होगी, सारे मॉलिक्यूल्स की सम कितना होगा, उस पर फोर्स हमारी डिपेंड करेगी। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद सिंपल यही बातें रिपीट की हुई हैं कि अगर हम लोग कंसिडर करें, ये हमारी प्रॉपर्टी 1 से लिंक्ड है कि अगर हम कंसिडर करें बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जैसे कि हमारे पास एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल मौजूद हैं। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 6.02 3 × 10⁻23। इतने सारे मॉलिक्यूल्स अगर मौजूद हैं तो जाहिर है हर डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाले बिल्कुल सेम एज इट इज होंगे। हमारी एवरेज फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो उसी फोर्स के फॉर्मूले को दोबारा रीस्टेट किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने लगे हैं, इस वैल्यू को समराइज करके सिंपल करने लगे हैं। ठीक है, एम नॉट डी सेम, इस वैल्यू को चेंज करेंगे। अब देखें, अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमारे जो एवरेज स्केयर वेलोसिटी है, हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। आमतौर पर एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है कि सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे 1 से लेकर n तक मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी तमाम की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, वो प्लस कर दिया गया, सम कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं है, सम है। ठीक है। तो हम इसे कहेंगे मीन स्केयर वेलोसिटी। ठीक है। हम इसकी जो एवरेज वैल्यू ऑफ स्केयर होगा एक्स कंपोनेंट को, इसे मीन स्केयर वेलोसिटी कहेंगे। तो वी एक्स स्केयर की वैल्यू हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने इस वाली वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करना है, इसको सेपरेट कर लेंगे, एन इधर आ जाएगा। तो इस वाली वैल्यू की जगह अगर ऊपर वाली इक्वेशन में हम एन वी एक्स स्केयर पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है। अब हमने बात कर रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी है ना, ये जो फोर्स है, ये सिर्फ एक्स कंपोनेंट के बारे में है। ठीक है। लेकिन हमारे मॉलिक्यूल की मोशन, जो मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी तीनों डायरेक्शन में, हम सिर्फ एक्स के लिए अभी फोर्स निकाल चुके हैं। अगर हम लोग तीनों के बारे में फोर्स निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा जो रिजल्टेंट का स्केयर होता है वो इक्वल होता है जितना तीनों डायरेक्शंस में हमारे पास वेलोसिटीज आई हैं, ये जो भी वेक्टर्स आए हैं। ठीक है। जो हमारा रिजल्टेंट का स्केयर है, ith वेक्टर की वेलोसिटी का स्केयर है, वो इक्वल होगा उसके x कंपोनेंट के स्केयर के प्लस y कंपोनेंट के स्केयर के प्लस v कंपोनेंट के स्केयर के। अब हम कंसिडर करते हैं अपना जो हम लोग इस लिहाज से अपने जो हमने वैल्यूज बनाई हैं कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, तो हम वही कह रहे हैं कि ith कंपोनेंट की बजाय हम टोटल वेलोसिटी को कैलकुलेट करें, कि ये ith की नहीं, टोटल एवरेज वेलोसिटी जो हम लोगों ने निकाली है उसको कंसिडर करें तो वो इक्वल होगी वी एक्स के स्केयर के प्लस वी वाई के स्केयर के प्लस वी वी के स्केयर के। असल में ही हमारे पास ये जो वी एक्स का स्केयर आया है ना, इसे हम जनरलाइज करना चाह रहे हैं। हमारा टोटल किसके इक्वल होगा, एक्स वाई और वी के स्केयर के वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी 2 को कंसिडर करते हुए हमने क्या बताया था कि आइसोट्रॉपिक है हमारे पास, यानी तमाम वो डायरेक्शन में जो मोशन है वो इक्वल है। ठीक है। तमाम एटम जो फ्री हैं वो तीनों टाइप में मोशन कर सकते हैं, तमाम साइड की मोशन बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वी एक्स स्क्र और वी वाई स्क्र और वी वी स्क्र सारे बराबर हैं। अगर हम बाकी दोनों की जगह पे भी वी एक्स को ही पुट कर लें तो हमारे पास वी स्क्र की वैल्यू आ जाएगी 3 वी एक्स स्क्र। ठीक है। इस वाली वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में, फोर्स वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है। इसे बस सिर्फ रीअरेंज करके दिखाया गया है। देखें,
ये रीअरेंज कैसे किया हुआ है, वी एक्स स्केयर की वैल्यू असल में हमने पुट करनी है, ये 1/3 वी स्केयर इधर पुट कर दिया। एम नॉट भी है, डी भी है, एन भी है, वी नॉट, वी एक्स स्केयर की जगह 1/3 वी स्केयर, वी मीन स्केयर वेलोसिटी आ गई है। अब ये जो हमारे पास फोर्स आई है, ये तमाम तीनों डायरेक्शन में जितनी भी मोशन है, जितनी भी तीनों डायरेक्शन पे वॉल पे फोर्स लग रही है, उसका तमाम का क्या है, सम है या एवरेज फोर्स हमारी टोटल पूरे कंटेनर के ऊपर इतनी लग रही है। ठीक है, टोटल फोर्स है। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन के, वेट अ मिनट, इसके बाद हमने हमने ये एवरेज फोर्स निकाल ली जो कि तमाम डायरेक्शंस में है, जो कि वॉल पे लग रही है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसी इक्वेशन से, इसी फोर्स से क्या निकालना चाह रहे हैं, टोटल प्रेशर जो वॉल पे लग रहा है। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की वैल्यू यही आ गई, जबकि एरिया के लिए हम, हमारे क्यूब पता है, क्यूबिक के क्यूब के लिए होता है लेंथ का स्केयर को हम लोग एरिया कहते हैं, तो लेंथ उसकी डी है, डी स्क्वायर हमने एरिया पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके बाद हमने एन और जो डी क्यूब है इसको वॉल्यूम बोल दिया, एन ओवर वी अलग आ गया, इसके बाद एम नॉट वी स्क्वायर साइड पे, और स्टार्ट में 1/3 हमने लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने कंसीडर किया कि ये एम वी स्केयर वैल्यू समथिंग बन रही है, हम इसे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, जो मल्टीप्लाई वाला है वो बाहर आ गया, जो डिवाइड वाला है उसने ये इस पूरी इक्वेशन को एक टर्म में बता दिया। अब हमारे पास जो पावर है वो क्या बता रही है, पावर हमारी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है इस इक्वेशन के थ्रू, क्या है वो, क्या क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पहली चीज ये है जिसपे हमारी प्रेशर डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस पे डिपेंड कर रहा है हमारा प्रेशर। प्रेशर हमारी ये दो चीजें, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है इस वाले के अकॉर्डिंग। इससे हमें क्या पता चला कि हम लोगों ने जो माइक्रोस्कोपिक चीज से रिलेटेड चीजों को स्टडी करके उसे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया और उसे रिलेट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो क्या कह रही हैं कि इसमें ना सिर्फ एक एग्जाम्पल टाइप की दी हुई है कि हम लोगों को अब इस इक्वेशन के बाद पता चल गया कि कैसे हम किसी भी चीज की पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं कि टायर में एयर, हवा में हवा कम हो जाए, बाइक का टायर है या कोई भी आपकी व्हीकल है उसके टायर में हवा कम हो जाए, तो उसके दो मेथड हो सकते हैं, उसके जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करने के। प्रेशर इंक्रीज करने से ही बेसिकली हमारी व्हीकल कॉन्स्टेंटली फ्लो करती है। एक है कि हम उसे फिल कर दें, उस टायर में फिल कर दें अपना गैस को। ठीक है, उसका नंबर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दें, यानी गैस रिफिल कर दें। सेकंड कंडीशन ये है कि हम उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो उसके अंदर मौजूद है उसको बढ़ा दें। अब इसका ना ये कॉज आपने गौर किया होगा कि टायर अक्सर अक्सर फ्यूज भी हो जाए, लेकिन जब तक हमारी गाड़ी चलती रहती है उसमें जो एयर प्रेशर है वो कांसिस्टेंट रहता है, और हमारा वो जो लीकेज होती है उसके थ्रू गैस बाहर निकल के, या सिंपली ये है कि हमारी गाड़ी ज्यादा मतलब जो भी व्हीकल है वो ज्यादा फील नहीं हो रही होती कि उसमें बहुत ज्यादा गैस कम है, जब तक वो चलती रहेगी। अच्छा, इसका केस ये है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। अब हम क्या कहते हैं, जब हमारा काइनेटिक, हमारे जो भी वो रबड़ व्हील है वो चल रहा है जब तक, तब तक क्या होता है, उसकी उस पे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहती है। कैसे बढ़ती रहती है, ड्यू टू हीट, ड्यू उसके चलने की वजह से, उसकी मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, और उसकी सरफेस की के साथ रब होने की वजह से, हीट होने से रबड़ की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जो कि ट्रांसफर होती है हमारी गैस में। और काइनेटिक एनर्जी हमने अभी देखा इस वाले रिलेशन के थ्रू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की, जिसकी वजह से इंटरनल जो गैस मौजूद है उसका प्रेशर इंक्रीज होता है। एक हद तक तो ये सेफ है, लेकिन अगर इससे ज्यादा रबड़ हीट अप हो गया है और प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, तो इससे क्या हो जाएगा, रैप्चर हो जाएगा हमारा रबड़। इंटरनल प्रेशर की वजह से इतना प्रेशर गैस में इंक्रीज हो जाएगा। आपने देखा होगा अक्सर गर्म रोड पर टायर पंचर हो जाते हैं या फट जाते हैं, उसकी ट्यूब लीक हो जाती है, तो ये वो कॉज होता है जिसकी वजह से इंटरनल गैस का की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसके अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा टायर जो है वो उसके डबल रैप्चर हो जाती है। ठीक है,
इसके बाद हमारा इसका है ना ये सब टॉपिक है जिसमें मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर दी हुई है। बेसिकली इसका जो मेन टॉपिक आ सकता है ना वो मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर भी बोला जा सकता है, या फिर बोला जा सकता है थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। दोनों फॉर्म में आ जाए तो आपने यही इसकी डेफिनेशन लिखनी है, मतलब स्टेटमेंट ये जो इसकी है ये लिखनी है, और स्टेटमेंट के अलावा आपने इसको की डेरिवेशन भी यही लिख देनी है जो आपको अभी मैं पढ़ाने लगी हूँ। अब हमने दोबारा इसी वाले फॉर्मूले से क्या किया है, सिर्फ यहाँ से जो डिवाइड में v था v को उठा के उधर ले गए हैं, बाकी 2/3n और ये काइनेटिक एनर्जी बाकी की सारी चीजें हमारे पास सेम एज इट इज लिखी हुई हैं। पीवी इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम, ये किधर से आया, हमारे पास काइनेटिक थ्योरी से आया है। जबकि अगर हम इसे आइडियल गैस के लिए जो हमने पहले इक्वेशन चैप्टर नंबर 19 में ड्राइव की है उसे हम लिखें तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी से हमने ये एन के बी टी डिराइव किया था। इसकी आपको उम्मीद है कि याद होगी, नहीं याद तो अभी नीचे रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो एन के बी टी इज इक्वल टू 2/3 n 1/2 एम बी नॉट के, एन एन से कैंसिल हो गया, के बी को हम दूसरी साइड पे ले गए तो इसको इक्वेट करेंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टेम्परेचर पे आखिर क्या है। हमें पहले भी पता है, अपनी डिस्कशन से अक्सर हमें पता चलता है, इस वाली इक्वेशन से प्रूव हो गया है कि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि जिस चीज की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिस चीज की काइनेटिक एनर्जी कम उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चाहे वो उसके मॉलिक्यूल्स की हो या ओवरऑल फुल बॉडी की हो। अच्छा, अब देखिए हम लोगों ने इसी के थ्रू इसी वाली इक्वेशन को उन्होंने दोबारा रीअरेंज किया, 1/2 एम वी नॉट स्केयर यूं रहने दिया है, बाकी सारी इक्वेशंस को हम वहां ले गए हैं। तो ये क्या बता रहा है, यहाँ हमने टेम्परेचर से रिलेटेड बात की, यहाँ हम काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन निकालना चाह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है बेसिकली। अब हम कहते हैं ये हमारे पास एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है तीनों डायरेक्शन में, एक्स एक्सेस में भी, वाई एक्सेस में भी, जी एक्सेस में भी। ठीक है, पीछे हम लोग कैलकुलेट करके आए हुए थे कि एक्स स्केयर की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1/3 वी स्केयर के, या फिर हम कहते हैं वी स्केयर की वैल्यू, ये जो वी स्केयर है इसकी वैल्यू इक्वल होती है एक्स कंपोनेंट के क्यूब के। ठीक है, हमारा ये जो वी स्केयर है ये असल में एक्स को प्लस वाई को प्लस जी की वैल्यू को डिनोट कर रहा है। अगर हम सिर्फ एक डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं, ये देखिए ये वैल्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1/2 के बी टी है। अगर हम सिर्फ एक डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं एक्स में तो ये 1/2 के बी टी हो जाएगी। इसी तरह वाई डायरेक्शन में 1/2 के बी टी और जी डायरेक्शन में 1/2 के बी टी। अगर हम टोटल निकालना चाहते हैं दोबारा इसको प्लस कर दें तो ये 3/2 के बी टी 1/2 1/2 1/2 3/2 के बी टी बन जाएगा। ठीक है, ये तीनों डायरेक्शन में हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब ये जो हमें चीज हमने शो की, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये टेम्परेचर था। इस वाली इक्वेशन के थ्रू हमने क्या डिस्क्राइब किया, एक्स एक्सिस एक्स कंपोनेंट भी सेम है, वाई कंपोनेंट में उसकी वैल्यू सेम फंक्शन पे है, जी कंपोनेंट में भी उसकी वैल्यू सेम फंक्शन पे है। तो ये वाली सारी चीज हमें क्या बता रही है, थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को डिस्क्राइब कर रही है। देखिए अब थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स 1/2 केबीटी टू द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कह सकते हैं किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जी एक्सिस में मोशन कंट्रीब्यूट कर रही है, इतना कंट्रीब्यूट कर रही है, ये वैल्यू आ रही है किसको, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की एनर्जी को। टोटल एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, 3/2 केबीटी की, उसका एक पार्ट हमारे पास एक डायरेक्शन में क्या है, ईच डायरेक्शन में क्या है 1/2 केबीटी। अब हम क्या कहते हैं, जबकि पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम किन वजह से, हमारी ये जो मोशन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस में किन वजह से है, उस मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से हो सकती है, मतलब किसी एक लाइन में रोटेशन की वजह से हो सकती है, रोटेशन मीन उनका रोटेट करना, और एंड थर्ड मीन वाइब्रेशन ऑफ मोशन। जैसे आपको पता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हर वक्त वाइब्रेट कर रहे होते हैं, स्टिल नहीं होते। तो ये तीन वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी मूव कर रही हैं, और हर एक डायरेक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम इस इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, 1/2 केबीटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग अगर इसी चीज को दोबारा नोटिस करें तो हमने ये देखा है कि हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी एन मॉलिक्यूल्स की,
ये हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी थी एक मॉलिक्यूल की 3/2 kBt। अगर n मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं तो हम n को मल्टीप्लाई कर देंगे उस इक्वेशन के बोथ साइड्स पर। ये एक किसी वी एक्स की बात नहीं हो रही, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस प्लस जी एक्सेस तमाम की बात हो रही है, 3/2 kBt। अब हम केबीटी को एन केबीटी को इन्होंने दोबारा से एनआरटी में कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट जिस तरह पहले चैप्टर 19 में इसमें कन्वर्ट किया था, अब इस तरह की है। वैल्यूज उन्होंने दे दी हैं, के बी को आर ओवर एन ने पुट कर देना है, जबकि एन इज इक्वल टू एन ओवर एन है, तो इस तरह ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमारी ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये वाली इक्वेशन और एन केबीटी वाली इक्वेशन, इससे हम लोग हमारे पास वी रूट मीन स्केयर वैल्यू निकालते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था ये मीन स्केयर वेलोसिटी है, ठीक है, या मीन स्केयर स्पीड है। अब रूट मीन स्केयर स्पीड क्या होगी कि मीन स्केयर स्पीड के ऊपर अंडर रूट लगा दिया जाए, वही बात है, स्केयर रूट ऑफ वी स्केयर, वी मीन स्केयर वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट मीन स्केयर वेलोसिटी है, जो हम मॉलिक्यूल्स की फाइंड कर सकते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे निकाला है, इसी फॉर्मूले के थ्रू हम लोगों ने उसे निकाला है कि वी स्केयर इधर रहने दिया है, ठीक है, 1/2 इससे कैंसिल हो गया है, इस 1/2 से कैंसिल हो गया है, 3 बच गया है, इस वाले से किया 3 बच गया है, के बी एंड टी बच गया है, एन एम से कैंसिल हो गया, एम नॉट डिवाइड में आ गया। ये वैल्यू से हम लोगों ने क्या किया, वी मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, या फिर उसको दोबारा ये इसमें भी एक दफा लिख दिया है और उसके अलावा इसमें भी एक दफा लिखा है। इसमें लिखने का तरीका उन्होंने बता दिया है कि एम जो है उसको हमने एम नॉट एन ए से लिखा है, के बी की जगह आर ओवर एन ए पुट किया, उसके बाद नीचे एन ए आ गया, एम नॉट एन ए को हम लोगों ने कैपिटल एम लिख दिया है, जो कि मोलर मैथ इन किलोग्राम पर मोल है, ठीक है, हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब नीचे एग्जांपल, अब नीचे एक स्टेटमेंट बताई हुई है कि जो वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो अगर सेम टेम्परेचर पे कंसीडर करें तो लाइट मैथ वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि डिवीजन में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर इसके बनिस्बत हम लोग कंसीडर करें हैवी मैथ वाले की, तो वो क्या होगी, ज्यादा कम होगी, ठीक है, लाइट मैथ वालों की ज्यादा वेलोसिटी, हैवी मैथ वालों की कम वेलोसिटी। एग्जाम्पल में उन्होंने दिया है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जिसका मोलर मास इतना है, उसकी अप्रोक्सीमेटली स्पीड जो है वो 4 गुना ज्यादा होती है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है अगर टेम्परेचर सेम रखा जाए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि नीचे एक टेबल दिया हुआ है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पर आरएमएस वैल्यू निकाली हुई है डिफरेंट गैसेस की। ये गैसेस के नेम दिए हुए हैं, ये उनका मोलर मास और ये उनकी आरएमएस स्पीड, ठीक है, वीआरएमएस। इसी तरह ये मजीद गैसेस दी हुई हैं और इनकी मोलर मास और वीआरएमएस स्पीड दी हुई है। अब यहाँ पे एक क्विक क्विज बताया हुआ है कि आप कंसिडर करें कि दो आइडियल गैसेस हैं, दोनों का टेम्परेचर सेम है और प्रेशर भी सेम है। अगर दोनों जो कंटेनर्स हैं उनमें सेम टाइप की गैस भरी गई है, ये दो कंटेनर्स हैं जिनका जिसमें सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर है, दोनों में सेम तरह की गैस भर दी गई है, लेकिन जो है कंटेनर बी उसका जो वॉल्यूम है वो कंटेनर ए से दुगना है। अब आपने बताना है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बी की और ए की क्या रिलेशन होगा, फिर इसी तरह क्या होगा, सेम इन्हीं चॉइस में से आपने ये भी बताना है कि इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, बी की ए के निस्बत ज्यादा होगी, कम होगी, ट्वाइस होगी, हाफ होगी, ये चीजें, ठीक है। अब हम फर्स्ट हमारी एग्जांपल है 21.1। एक टैंक ऑफ हीलियम लिया गया है, कहते हैं ये टैंक ऑफ हीलियम बलून से फिल किया गया है, एक टैंक को जिसका वॉल्यूम था 0.3 मीटर क्यूब, और उसमें 2 मोल ऑफ हीलियम गैस है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पर है। आपने क्या बताना है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंट सीधा फॉर्मूला हमारे पास, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv स्क्वायर को उन्होंने ई इंटरनल एनर्जी लिख दिया है, उसकी वैल्यू 3/2 nRT पुट करके वैल्यूज ये आंसर निकाल लिया है। इसके अलावा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगा, उसी वैल्यू को इन्होंने काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले के थ्रू, ये काइनेटिक एनर्जी है, इसके फॉर्मूले से क्या निकाला है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक था 21.1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस। अभी के लिए इतना ही, ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।